हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर। देख सकते हैं आप, ये फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, भोजन या यह कहाँ से आता है। चलिए शुरू करते हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी। आज आपने अपने घर में क्या खाया था, पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम विभिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? तो बिल्कुल सत्य बात है ये। हम अलग अलग समय में भिन्न भिन्न प्रकार के आहार लेते हैं। हमने आज कुछ और खाया, कल कुछ और खाते हैं। ये तो जीवन की देन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थ। क्रियाकलाप फर्स्ट। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी को प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। चलिए देखते हैं, इस सारणी को हम पूरा करेंगे। ये देख सकते हैं आप, मैंने पहले से ही करके रखा हुआ है। तो सारणी 1.1, हम क्या खाते हैं, विद्यार्थी दोस्त का नाम, ये आपको अपनी कॉपी में करना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये बनाना। पहला जो दोस्त है वह है खुशी। उसने पूरे दिन में खाए गए पदार्थ का नाम लिखते हैं, तो उसने पूरे दिन में क्या खाया, दाल और चावल खाए। दूसरा साक्षी, उसने पूरे दिन में खाए गए खाद्य पदार्थ का नाम रोटी और सब्जी। नेहा ने क्या खाया, चावल और साग। ये आप देख सकते हैं। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं, जैसे कि चित्र 1.1 में हम देख सकते हैं, अभी हमने देखा था। ये देखिए आप, 1.1 में हम दिन में अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं, जैसे कि इडली सांभर, ये फिश, ये दाल। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं? पके चावल के बारे में सोचो। ये देख सकते हैं, ये पका हुआ चावल है और इसके बारे में सोचते हैं कि ये कैसे बनी होगी। हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन और तैयार करने में हमें कोई संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप 2। सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य को इस सूची में जोड़िए। चलिए अब हम ये वाली जो हमारी सारणी है हम इसको पूरा करते हैं। 1.2, खाद्य व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्रियां। रोटी या फिर चपाती बनाने के लिए हमको कच्ची सामग्री कौन कौन सी चाहिए होती है? तो रोटी और चपाती बनाने के लिए आटा और जल चाहिए होता है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है। दाल बनाने के लिए कच्ची दाल एवं जल, नमक, तेल या फिर घी या फिर मसालों की ज़रूरत होती है। और एक में हम लिख लेते हैं खीर बनाने के लिए हमें दूध, चावल एवं चीनी की ज़रूरत होती है।
तो ये आप कॉपी में कर सकते हैं स्कूल की। हम पेज नंबर 2 पर आ गए हैं। हमने क्या देखा? कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजकों में कुछ संगठक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संगठक कहाँ से आते हैं? जो हम व्यंजक बनाते हैं उसमें जो हम सामग्री का प्रयोग करते हैं, सामान का जो प्रयोग करते हैं, ये संगठक कहाँ से आते हैं? चलिए हम चर्चा करते हैं कि ये इनके स्रोत क्या हैं और ये कहाँ से आते हैं। 1.2 खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। क्या हो सकता है? हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। चित्र 1.2 के ए में हम जैसे कि देख सकते हैं, ये कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधों से। कहाँ से आते हैं? तो निश्चित रूप से ये पौधों से ही आते होंगे। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होंगी। आपने देखी हैं तो कमेंट करके बताएं कि आपने देखी हैं और कहाँ देखी है। इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं, जैसे कि चित्र 1.3 में हम देख सकते हैं। मैं आपको नीचे दिखाऊंगी। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। चित्र 1.2 में हम देख सकते हैं, या आप देख सकते हैं चित्र 1.2 में ये खाद्य संगठक के स्रोत हैं। कुछ जंतु स्रोत ये अंडों से प्राप्त होते हैं। क्रियाकलाप 3। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थ एवं उनके संगठकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इसके स्थित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य संगठकों जैसे कि अन्य सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जानवर उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु भी हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, ये आप देख सकते हैं, जैसे कि मक्खन, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? तो बिल्कुल बता सकते हैं। जो दूध देते हैं, बकरी भी दूध देती है, गाय भी दूध देती है, भैंस दूध देती है और बहुत अन्य जानवर हैं जो दूध देते हैं। चलिए हम 1.2 जो है इसको पूरा करते हैं। ये देख सकते हैं, मैंने पहले से पूरा करके रखा है। तो खाद्य मद जैसे कि इडली बनाने के लिए कच्ची सामग्री जो होती है वो चावल की ज़रूरत होती है। और चावल का स्रोत क्या है? तो पौधा। चावल जो है किससे प्राप्त होता है? पौधे से। इसी तरीके से उड़द की दाल, जो उड़द की दाल है वो किससे प्राप्त होती है? पौधे से। नमक जो है समुद्री जल से। जल किससे प्राप्त होता है? नदी एवं कुआं से प्राप्त होता है। चिकन करी बनाने के लिए किन किन कच्ची सामग्री का प्रयोग किया जाता है और ये किससे प्राप्त होते हैं उस पर चर्चा करते हैं। चिकन जो है हमें जंतु जानवर से प्राप्त होता है। मसाला हमें पौधों से प्राप्त होता है। तेल और घी हमें पौधे एवं जंतु से प्राप्त होते हैं। जल जो है हमें नदी और कुआं से प्राप्त होता है खीर बनाने के लिए। तो खीर बनाने के लिए कच्ची सामग्री है दूध, चावल, चीनी। और दूध किससे प्राप्त होता है? जंतु से। चावल पौधे से, चीनी पौधे से। जो गन्ने होते हैं उनसे चीनी की प्राप्ति होती है। करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद, क्या पौधा देख सकते हैं? पादप के खाने योग्य भाग। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे
के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अब अनेक सब्जियां खाते हैं। हम पत्तियों वाली बहुत सारी अनेक सब्जियां खाते हैं, पालक, बथुआ और अन्य पदार्थ। कुछ पौधे के फलों का भोजन के रूप में भी खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। चित्र 1.4 में ये आप देख सकते हैं। कभी हम पुष्प खाते हैं, कभी हम फल खाते हैं, कभी हम तना खाते हैं, तो कभी हम जड़ खाते हैं, तो कभी हम पत्तियां खाते हैं। कभी आपने सीताफल, जिसका अन्य नाम है काशी फल, के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया? इसका प्रयत्न कीजिए। ये आप घर पे बना के देख सकते हैं और बहुत अच्छे से बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगती हैं। ये आप ट्राई कर सकते हैं। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। कुछ पौधे होते हैं जिनके 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल भी प्राप्त होता है और इसकी पत्तियों का उपयोग हम साग बनाने के लिए करते हैं। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं? तो बिल्कुल, जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं तो केले का सब्जी भी बना सकते हैं, उसको पकाकर फल के रूप में भी खा सकते हैं। तो इसका 2 तरीके से हम उपयोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। क्रियाकलाप 4 सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संघटकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधे के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। चलिए हम इसको करते हैं। 1.4 भोजन के रूप में पौधों के भाग। ये आप देख सकते हैं, बैगन का भरता खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधा, जो कि क्या है, बैगन का भरता। इसके संघटक या स्रोत ये कहाँ से? तो बैगन। और पौधे का कौन सा भाग जो हम संघटक देता है? तो फल देता है। मिर्च मसाले के रूप में कोई अन्य फल को खाते हैं। तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या अन्य पौधे से किससे प्राप्त होता है? ये हमें बीज से प्राप्त होता है। इडली बनाने के लिए हम चावल, उड़द की दाल का प्रयोग करते हैं और ये जो दोनों चीज़ें हैं ये हमें किससे प्राप्त होते हैं? बीज से प्राप्त होते हैं। दाल बनाने के लिए हमें दाल की ज़रूरत होती है और तेल की ज़रूरत होती है। ये भी हमें किससे प्राप्त होते हैं? बीज से प्राप्त होते हैं। ये देख सकते हैं, पेज नंबर 4 पे हम आए हैं और ये देखिए आप अपने आसपास के अनजान पौधे पर यह देखने के लिए परीक्षण ना करें कि वे खाने योग्य हैं। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं, तो प्लीज़ बच्चों कभी भी आप ये सारी चीज़ें ट्राई ना करें। कोई से भी पौधे ना खाएं, ये हानिकारक हो सकता है, तो आप ऐसा परीक्षण ना करें। क्रियाकलाप 5 मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को ग्लास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना बीज से बाहर निकल आती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसको बोलते हैं अंकुरण। हम रात में क्या करते हैं? चने को क्या करते हैं? भिगोने के लिए डाल देते हैं और उसमें से पानी निकाल के अगले दिन हम निकाल के रख दें और कपड़े में बांध के रख दें, तो वो क्या होते हैं? अंकुरित हो जाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें क्या हो रहा है? अंकुरित हो रहा है। ये अंकुरित मूंग है और ये साबुत मूंग है। यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए, तो ये देख सकते हैं 1.5 में बीज अंकुरित होते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं। अगर आप ये करना चाहते हैं
परीक्षण करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हैं। बीज को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें, तो वो अंकुरित हो जाएंगे। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार किया जा सकता है। ये आप चित्र 1.6 में देख सकते हैं, चना एवं अंकुरित चना। ये नॉर्मल चना है और जब इसको पानी में डाला गया तो ये क्या हो गया? अंकुरित हो गया। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन्न भिन्नियाँ करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरकंद, जिसको क्या बोलते हैं, मीठा रस एकत्रित करती हैं, इकट्ठा करती हैं और इसे अपने छत्ते से भंडारित करती हैं। और छत्ते में क्या करती हैं? भंडारण करती हैं, इकट्ठा करती हैं, जैसे कि आप चित्र 1.7 में यहाँ देख सकते हैं। फूल और उनका मकरकंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होता है। अतः मधुमक्खियाँ, ये देख सकते हैं, ये क्या है? ये मधुमक्खियों का छत्ता है। इसमें इन्होंने मीठे रस का भंडारण कर रखा है। इस मकरकंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, चित्र 1.8 में देख सकते हैं, कबूतर, छिपकली या छोटे छोटे कीट को खाना खाते हुए देखा है? तो ये आप बता सकते हैं। सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए देखते हैं 1.5 में हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। तो ये मैंने पहले से कर रखा है, आप देख सकते हैं। जीव का नाम हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ खाए जाने वाला भोजन ये आप कॉपी में करेंगे। भैंस, जो भैंस है वो घास खाती है, खली खाती है, भूसा, अनाज और पत्ती खाती है। बिल्ली क्या खाती है? तो छोटे जंतुओं को खाती है। पक्षी, दूध, इन सब चीज़ों को बिल्ली खाती है। चूहा अनाज या फिर बादाम खाते हैं। शेर मांस, घास खाते हैं। बाघ मांस खाता है। मकड़ी कीड़े मकोड़े खाते हैं। छिपकली कीट खाते हैं। गाय जो है घास एवं पत्तियाँ खाती हैं। मनुष्य अनाज और फल खाते हैं। तितली फूलों का रस खाती है। कौआ कीड़े मकोड़े को खाते हैं और अन्य जानवर। चलिए क्रियाकलाप 7, फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं। इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों के ही होते हैं? इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए, इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अब आप इन्हें सारणी 1.6 के अनुसार 3 अलग अलग वर्गों में लिखिए। चलिए हम लिखते हैं इसमें। शाकाहारी गाय होती है, मांसाहारी शेर होते हैं, सर्वाहारी कौवा जो कि सब कुछ खाते हैं। हाथी एक शाकाहारी है, भैंस शाकाहारी है। मांसाहारी जानवरों के नाम लिखे तो बिल्ली एवं बाघ। कौवा जो है सर्वाहारी है, भालू सर्वाहारी है, गिलहरी भी सर्वाहारी है। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिसके
के द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किए जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिन्हें यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन उनमें से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। हम आगे देखते हैं पेज नंबर 6 पर, जिसमें इस चैप्टर में पढ़े जाने पर प्रमुख शब्द मिले, जैसे कि संगठक, खाद्य, मकरकंद, अंकुरित बीज, शाकाहारी, मांसाहारी एवं सर्वाहारी। सारांश। चलिए हम सारांश पढ़ते हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता होती है। विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के भोजन को ग्रहण करते हैं। हर देश में अलग अलग प्रकार के भोजन पाए जाते हैं और वहाँ के लोग जो हैं वो खाते हैं। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे एवं जंतु हैं। मनुष्य के लिए पौधे एवं जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शाकाहारी। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें कहते हैं मांसाहारी। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें कहते हैं सर्वाहारी। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे हमने पूरा चैप्टर जो है पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आपको जब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको बच्चों वीडियो कैसी लगी।